हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, यूपी आर ओ 2023 के लिए हम लोग टॉपर्स की कॉपी से एंसेंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 4 क्लासेस में हड़प्पा सभ्यता, पाषाण युगीन और इतिहास को जानने के स्रोत बहुत ही बेहतर तरीके से कवर किया है, जिसमें बहुत अच्छे आप लोगों के रेस्पॉन्स और बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं जो पॉजिटिव हैं, हमें और मोटिवेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसी कड़ी में वैदिक काल को। और जो छात्र अभी तक इस चीज़ को नहीं देखा है, इन क्लासेस को नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी आर ओ प्लेलिस्ट है, वहाँ पे उन चारों क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आगे की व्यवस्था आपको समझ में आ जाए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वहाँ पे एक टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी है, उस पर भी आप जो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को डिस्कशन करना हो, कोई क्वेरीज पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो वो लोग आप सीधे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल क्या है हमारा टॉपिक आज का? वैदिक काल, जो कि कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, तो आप देखेंगे 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। इससे पहले का जो हड़प्पाई सभ्यता थी, जो कि 2350, कहाँ से शुरू होता है? 2350 से लेके 1750, लगभग 600 वर्ष की जो है कि ये सभ्यता थी, जो हमने पिछले 2 क्लासेस में कंप्लीट किए। तो आज हम लोग 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक पाठ करेंगे, लेकिन इसमें भी हम इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है ऋग्वैदिक काल व्यवस्था और दूसरी होती है आपकी उत्तर वैदिक काल व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक पहले आती है, अर्थात 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आती है, और उसके बाद 1000 से लेकर आपका 600 बीसी तक यानी ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल आता है, यानी पोस्ट वैदिक पीरियड आता है आपका ऋग्वैदिक काल के बाद। अब बात आती है यहाँ पर, अगर इनकी भौगोलिक संरचना देखें कि ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के लोगों का जो डेवलपमेंट हुआ था या जो इस संस्कृति का विकास हुआ, वो किस क्षेत्रों में हुआ, तो आप देख रहे होंगे कि पाषाण युग को अगर हम देखें या हड़प्पाई सभ्यता को देखें, या आपने जिन भी सभ्यता या संस्कृति के बारे में पढ़ा है, मुख्य रूप से वो नदियों के आसपास विकसित हुई हैं। जैसे हड़प्पाई सभ्यता सिंधु घाटी नदियों के आसपास विकसित हुई, सिंधु नदी के, इसी तरीके से इनका भी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही मुख्य रूप से इनका विकास देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि सप्त सैंधव क्षेत्र था, जिसमें सिंधु आती है और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र होता था। अब ध्यान दीजिएगा कि इन क्षेत्रों पर जब आर्यों का आगमन होने लगा, जो मध्य एशिया से आते हैं, मैक्स मूलर के द्वारा भी माना गया है कि ये आर्यों का जब आगमन हुआ भारत में, तो उनके कुछ सांस्कृतिक तत्व देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सांस्कृतिक तत्व क्या होता है? वर्ण व्यवस्था। यही वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म आधारित थी, आगे चल के जन्म आधारित हो जाएगी। और साथ ही साथ उसी समय हमारी हड़प्पा सभ्यता के कुछ तत्व विद्यमान थे। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता 1750 में या 1600 के आसपास, 1700 के आसपास ख़त्म हो रही थी तो एकदम से उसके तत्व विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कुछ ना कुछ तो किसी सभ्यता संस्कृति के कुछ तत्व रह जाते हैं, और उन्हीं संस्कृति के तत्वों का जब मिलन होने लगा वैदिक काल की संस्कृति से, तो यहाँ पे हमें दोनों संस्कृतियों का मिलन देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब हम इसकी आर्थिक व्यवस्था देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं हड़प्पा से मिलती जुलती दिखेंगी। जब इनकी राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, इनकी सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियां देखेंगे, तब वहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि हड़प्पाई संस्कृति ने या हड़प्पाई सभ्यता ने कैसे अपने विचारों और मूल्यों को आगे की पीढ़ियों को हस्तांतरित किया, कैसे आगे की वैदिक पीरियड की जो सभ्यता थी, आर्य लोग थे, इन्होंने कैसे भारतीय हड़प्पाई सभ्यता के कुछ अच्छे विचारों को ग्रहण किया। अभी हम इसमें कंपैरिजन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो सहायक नदियाँ थीं, वो मुख्यतः 5 सहायक नदियाँ थीं, जिनका नाम था वितास्ता, अस्कनी, परुष्णी, विपासा, समुद्री। तो ये तो इनके प्राचीन नाम थे। कभी कभी क्या होता है, ज्योग्राफी या एंसेंट हिस्ट्री में इनका वर्तमान नाम पूछ लेता है, तो ये आप लोग याद रखिए। वितास्ता का जो वर्तमान नाम है झेलम है, अस्कनी चिनाब को कहा जाता है, परुशड़ी रावी नदी को कहा जाता है, विपासा ब्यास नदी को, और सतुद्री सतलज नदी को। आपने परुशड़ी पर जो दसराग युद्ध हुआ था, जिसको अभी हम लोग आगे भी कवर करेंगे, दसराग युग, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ करता था सुदास से यानी भरत के समूह से, तो आपने इसको पढ़ा होगा परुशणी नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे। तो इसलिए एक नदी का तो नाम आपको याद हो गया वर्तमान। बाकी विपासा को ब्यास से जोड़ लीजिए, सतुद्री मतलब सतलज, और अस्कनी चिनाब हो गया, वितास्ता झेलम हो गया। तो वर्तमान नाम भी इसका पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं इसी के बारे में हम। अब ये जो पंचनद थीं, ये 5 नदियाँ और 2 प्रमुख नदियाँ सिंधु
और सरस्वती। आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड में जितना अधिक महत्व सरस्वती को दिया गया है, उतना अधिक महत्व न तो सिंधु को दिया गया, न यमुना को मिला और न ही गंगा को। यानी सरस्वती किस समय की नदी है? ऋग्वैदिक नदी। हालांकि आज वर्तमान में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रयागराज या इलाहाबाद में जो संगम हम लोग देखते हैं, जिस संगम पे हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है, वहाँ पे गंगा, यमुना, और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे गंगा और यमुना का मिलन होता है ना, कुछ इस तरीके से गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है, तो इसी पॉइंट पे सरस्वती भी नीचे से निकलती हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो वहाँ जाके देखने पे ही मिलेगा। तो ये जो देखने को मिलता है कि सरस्वती नदी का संगम में आज भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो उसका योगदान हम ऋग्वैदिक पीरियड से ही देख रहे हैं। आप जब ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे या ऋग्वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो वहाँ सरस्वती नदी का कई बार जिक्र मिलेगा। बहुत प्रमुख नदी माना जाता है उसे। तो आगे देख लेते हैं। इसीलिए जो आपकी सिंधु नदी थी, जिस पर हड़प्पा सभ्यता का मुख्य रूप से विकास होता है, सरस्वती नदी जिस पर ऋग्वैदिक पीरियड का मुख्य रूप से विकास होता है, और इन दोनों की ही कुछ सहायक नदियां थीं जिनको मिला के सप्त सैंधव क्षेत्र या प्रदेश कहा गया, अर्थात 7 नदियों का प्रदेश, यानी कि 7 सैंधव नदियों का या उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। तो अब बात आती है कि ऋग्वैदिक पीरियड के लोग किस चीज़ों से परिचित थे, किन चीज़ों से नहीं। जैसे अगर आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक आर्य जो हुआ करते थे। अच्छा, आर्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्य का मतलब होता है स्वयं को श्रेष्ठ जो है कि दिखाना, यानी कि श्रेष्ठ होना। सीधा मतलब होता है, आर्य का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति होना। इसीलिए अक्सर आप सुनते हैं श्री राम जी के लिए क्या कहा था? आर्य पुत्र, दशरथ पुत्र, यानी एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पुत्र हैं जो हमारे लिए आदर्श हैं, जो हमारे लिए भक्ति के तुल्य हैं, देव तुल्य हैं। श्री राम जी जो आर्य पुत्र है, अर्थात कि श्रेष्ठ के पुत्र हैं, तो ऐसा माना जाता है। तो ये लोग हिमालय से परिचित थे, चोटियां और श्रेणियों से भी परिचित थे। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अर्थात ऋग्वैदिक पीरियड से पहले भी हिमालय और चोटियां श्रेणियों का विकास हो चुका था। अब आप कहेंगे सर इसका यहाँ पे क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों, लेकिन पेपर का ट्रेंड ऐसा रहा है प्रीवियस ईयर पेपर में कि कभी कभी इसको पूछ लेता था। कैसे पूछता था? क्योंकि एक मूजवंत चोटी हुआ करती थी, मूजवंत चोटी, जहाँ पे जो है कि बहुत सारे औषधि वाले पौधे मिलते थे। तो मूजवंत चोटी, और इसमें देखिए लिखा भी है सोम, जो कि एक सोमरस हुआ करता था, मादक पेय पदार्थ हुआ करता था जिसको लोग पीते थे, यानी कह सकते हैं कि दिव्य पदार्थ के रूप में मान लीजिए इसको आप। तो सोम की प्राप्ति मूजवंत चोटी से होती थी, और मूजवंत चोटी आपके हिमालय से संबंधित है, जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में लोग इसे परिचित थे। वहीं अरावली की श्रेणी जो आज हमारी रेजिडेंशियरी पर्वत में आता है, यानी कि कटा छटा हिस्सा जो आपके गुजरात यानी राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली हरियाणा तक जाता है, इससे भी लोग परिचित थे। लेकिन इसी समय विंध्य पर्वत की जो श्रृंखला थी इससे परिचित नहीं थे। रेगिस्तान को ये लोग धन्व वर्ड यूज करते थे। ध्यान देना, ऋग्वैदिक पीरियड के लोग धन्व शब्द का जो प्रयोग करते थे वो किसके लिए करते थे? तो रेगिस्तान के लिए करते थे, और इससे भी ये लोग परिचित थे। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ऋग्वैदिक पीरियड जैसे शुरू हो रहा है तो कैसे हड़प्पाई सभ्यता से कुछ समानांतर इसकी विशेषताएं होंगी, कैसे इनका नदियों के किनारे विकास हुआ, और किन नदियों के विकास में मतलब इसकी सभ्यता में विकास देने के लिए या सहयोग देने के लिए कौन कौन सी नदियां प्रमुख रूप से थी। तो वो तो देख लिया। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड की आर्थिक संरचना। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आर्थिक संरचना को एक साथ पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक का भी पढ़ेंगे और फिर उत्तर वैदिक का भी पढ़ेंगे, जिससे हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड से उत्तर वैदिक पीरियड की ओर आते समय आर्थिक परिवर्तन क्या हुए, आर्थिक संरचनाओं में विकास कहाँ से हुआ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट देखने को मिले। तो एक बेहतर समझ आपकी विकसित होगी और आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता से ऋग्वैदिक सभ्यता और ऋग्वैदिक से जब हम उत्तर वैदिक या महाजनपद काल में जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हमें आर्थिक स्तर पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि जो कृषि था इनका, ध्यान दीजिएगा, कृषि यह इनका द्वितीयक पेशा था। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता में कि यहाँ पे जो कृषि हुआ करती थी वो अधिशेष कृषि होती थी। हड़प्पाई सभ्यता में कैसी कृषि होती थी दोस्तों? अधिशेष, जिसका प्रमाण क्या था कि जो बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं जहाँ पे ये अपने अनाजों को क्या करते थे, संचित रखते थे या इकट्ठा रखते थे।
तो इसीलिए इनका जो कृषि था वो द्वितीयक पेशा हो गया आगे चल के, और एकमात्र अनाज जौ से परिचित थे। जबकि हड़प्पाई सभ्यता के लोग काफ़ी अनाजों से परिचित थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी है। तो आज की क्लास में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हड़प्पा वासी किन 3 प्रमुख फसलों से परिचित थे, ये आपको बताना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है पशुपालन। तो अर्थव्यवस्था में पशुपालन भी तो आज हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में प्राइमरी सेक्टर में ही हम लोग पशुपालन को पढ़ते हैं, यानी कृषि और पशुपालन दोनों को ही साथ में हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये इनका सर्वप्रमुख पेशा था, अर्थात कि इनकी एक संरचना में परिवर्तन देखने को मिला कि जिस हड़प्पा में हमने क्या देखा, कृषि मुख्य रूप से थी, गांव ज़्यादातर थे, उन सभ्यताओं ने क्या किया, कृषि को छोड़ के पशुपालन की ओर रुख कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्या पशु से जो है कि ज़्यादा लगाव था, या पशुओं से जो है कि इनका भरण पोषण हो रहा था, या ये पशुओं की एक दैविक मान्यता को मानते थे? तो ये तीनों ही बातें सही हैं। पशुओं को जो है कि ये लोग पालते भी थे, पशुओं से अपने भरण पोषण भी करते थे, दूध वगैरह प्राप्त करते थे, मांस वगैरह भी प्राप्त करते थे। साथ ही साथ पशुओं से यातायात या जो आप कह सकते हो कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए सामान का एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता था। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इस तरीके से रथ वगैरह बनाते थे। लेकिन इनके जीवन में गौ नाम का जो पशु था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट था। आप लोग, गौ का मतलब होता है गाय, गाय को अघन्या शब्द भी आप देखेंगे, गविष्टि शब्द भी देखेंगे, मतलब गाय से संबंधित बहुत प्रमुख प्रमुख शब्द आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि इनसे संबंधित अनेक शब्द हैं जो गौ से जुड़े हुए हैं, और ये लोग घोड़े से भी परिचित थे। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता वाले लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोतदा से उनके अस्थियों के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सुरकोतदा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जरूर है, लेकिन वहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन उनके आने वाली जो पीढ़ी थी, ऋग्वैदिक पीढ़ी, वो घोड़े से परिचित थी। इसलिए यहाँ पे इतना आपको अंतर देखना है कि भाई ये लोग घोड़े से भी परिचित थे। यहाँ पे राजा के लिए जो शब्द यूज किया था गोप्ता, पुत्री के लिए दुहिता, समय के लिए गोधुली, दूरी के लिए गवयुति, और गाय के लिए अघन्या। अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य, यानी गाय को किसी भी हालत में नहीं मार सकते। गाय एक देवी के रूप में होती थी, गाय की पूजा की जाती थी, तो गाय को नहीं मार सकते। अतिथि को गोहता कहते हैं। और युद्ध, युद्ध के लिए एक गविष्टि शब्द होता है जो सामान्यतः गाय के लिए युद्ध किया जाता था। गाय के लिए जब युद्ध होता था तो उसके लिए गविष्टि वर्ड का प्रयोग किया जाता था, और वहीं गाय के लिए, जिसको गाय को नहीं मारना चाहिए, तो उसके लिए अघन्या शब्द प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ से क्या होता है कि यूपी आरओ के प्रीलिम्स और मेंस में एक सीधा शब्द देता है कि दुहिता किससे संबंधित है। ऑप्शन में आपका होगा पुत्री, समय, राजा, गाय। तो जब आपको पता होगा दुहिता मतलब होता है पुत्री या बेटी, तो आप वहाँ पे आंसर लगा सकेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जब हम लोग करेंगे तो इससे समय जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा प्रमाण के तौर पे कि कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे गैर कृषि उद्योगों की, कि क्या गैर कृषि उद्योग भी थे। शिल्प उद्योग की बात करेंगे तो ये बड़ा सीमित उद्योग था। यहाँ पे वस्त्र निर्माण तो होते थे, साथ ही साथ रथ का निर्माण भी किया जाता था, और रस्सी बनाई जाती थी, और मृदभांड, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाना। लेकिन आप लोग देखेंगे कि हड़प्पा वासियों का जो शिल्प उद्योग था वो काफ़ी उन्नत था, काफ़ी एडवांस था, और नगरीकृत सभ्यता थी। तो क्या देखने में समझ में आता है कि हड़प्पा सभ्यता से जैसे जैसे हम ऋग्वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ते हैं तो थोड़ा पतन देखने को मिलता है। पहला पतन कि नगरीकृत सभ्यता समाप्त हो गई, फिर से पुनः ग्रामीण सभ्यता के रूप में डेवलपमेंट हुआ। कृषि के स्तर पे जो है कि गिरावट देखने को मिली, तो क्या हुआ, इन्होंने पशुपालन को प्रमुख पेशा बना लिया। शिल्प और व्यापार के उद्योग में भी गिरावट देखने को मिलती है, यानी सीमित रह जाता है। जो कि हड़प्पावासी क्या करते हैं, निर्यात अधिक से अधिक करते थे, आयात के रूप में सोना, चांदी, टिन का करते थे, लेकिन इतना अधिक प्रोडक्शन करते थे निर्यात करने के लिए, जैसे वस्त्रों का करते थे, मृदभांड का करते थे, और हाथी दांत के आभूषणों का करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का शिल्प व्यापार कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक वालों से ज़्यादा बेहतर था, और यही तुलनात्मक अध्ययन करके आपको यूपी पीसीएस के मेंस में लिखना होता है। इसी तरीके से चीज़ों को समझना होता है आपको, और मेरा मेन उद्देश्य भी यही है कि आपको टॉपिक की समझ कराना है, टॉपिक के बारे में अच्छे से एलैबोरेट करके आप समझ पाएँ कि क्यों ऋग्वैदिक सभ्यता कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता से उसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या उसमें विकास देखने को मिला, क्या पतन देखने को मिला, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं काफ़ी धीमे धीमे लेकर चल रहा हूँ आपको, लेकिन भरोसा रखिए आप लोग कि मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो आई थिंक आप दोबारा किसी किताब को नहीं भी छुएंगे ना, केवल इन नोट्स को ही पढ़ लेंगे तो आपके मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से फंसने के चांस रहेंगे। और डिपेंड करेगा कि आप लोग पेपर को टैकल कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, चलिए व्यापार वाणिज्य को देखते हैं। तो यह भी सीमित था, वस्तु विनिमय प्रणाली तो थी, सूदखोरी और ब्याज से ये लोग परिचित थे। यानी कि अगर आप किसी को पैसा देते हो और ब्याज पे, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो लोन के बदले हम लोग ब्याज देते हैं बैंक को, या हमारी भारत सरकार जब विदेशों से लोन लेती है, आईएमएफ से लेती है, वर्ल्ड बैंक से लेती है, एडीबी बैंक से लेती है, ब्रिक्स बैंक से लेती है, तो बदले में ब्याज भी तो देती है। तो इस व्यवस्था से ऋग्वैदिक काल के लोग परिचित थे। पाड़ी नामक एक अनार्य समूह हुआ करता था, अनार्य जो कि श्रेष्ठ नहीं होता था, जो व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा होता था, और ये पशु चोरी करते थे और उसकी बिक्री कर देते थे। यानी निम्न कार्य करते थे, निम्न कोटि के लोग, इसीलिए इनको अनार्य कहा गया। जबकि आर्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो ये लोग श्रेष्ठ प्रवृत्ति के नहीं थे, बल्कि दुराचार प्रवृत्ति के थे। पशुओं की चोरी करते थे, बिक्री करते थे उनकी। और पशुओं की चोरी में अगर मुख्य रूप से गाय की चोरी की जा रही है तो उसके लिए युद्ध भी हो जाते थे, और उस युद्ध के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? गविष्टि वर्ड यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा इनके समाज का स्वरूप देखते हैं हम लोग। तो इनके जो समाज का स्वरूप था वो कहीं ना कहीं कबीलाई अर्थव्यवस्था थी। कबीलाई पद्धति क्या होती है दोस्तों? कबीलाई पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जहाँ पूरा समाज एक सरदार के अधीन एक कबीले में रहता है, और जो भी निर्माण प्रक्रिया में होता है, जो भी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, उस पर लगभग पूरे समुदाय या पूरे कबीले का जो है कि अधिकार होता है। चाहे वो भोजन की सामग्री हो, या फिर जो है कि कोई प्रमुख त्योहारों के संबंध में कुछ बनाए गए पकवान हो, या फिर जो भी आर्थिक गतिविधि हो रही हो, शिल्प की गतिविधि हो रही हो, तो ऐसे समाज को कबीलाई समाज कहा जाता है। लेकिन इनका एक सबसे पतन का कारण था जो हड़प्पा से निम्न कोटि का दिखाता है कि इनका आर्थिक स्वरूप कैसा हो गया था? निर्वाह मूलक, यानी अधिशेष नहीं था इनके पास। ये किसी देश को या किसी सभ्यता को निर्यात नहीं कर सकते थे, पैसे नहीं कमा सकते थे, केवल अपने समाज का, अपने ग्रामीण समाज का भरण पोषण कर सकते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन कोई अधिशेष नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक खास बात देखने को मिलती है कि इनका समाज समता मूलक समाज था। किसके रिगार्डिंग? जब आप उत्तर वैदिक काल में आओगे तो वहाँ पे समता मूलक समाज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको समता मूलक समाज देखने को मिलेगा, जिसकी आज लगभग दुनिया के सभी देशों में मांग की जाती है। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ पे आर्टिकल 14 की तरह समानता और समता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो हमारे भारत की जो डेमोक्रेसी है, जिसमें आर्टिकल 14 कहता है कि भाई समानता का अधिकार होना चाहिए, वो समानता के अधिकार या समता मूलक समाज का कॉन्सेप्ट हमारे ऋग्वैदिक पीरियड में ही चला आ रहा है। यानी हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति में ही यह विद्यमान है कि समाज को सांस्कृतिक होना चाहिए, समाज को समता मूलक होना चाहिए। आगे चल के आप बौद्ध धर्म में भी आप देखोगे, लिच्छवी में गणराज्य देखने को मिलता है, जहाँ राजाओं का चुनाव होता था जनता के द्वारा। चोल काल में आप देखोगे, चोल के पीरियड में, तो वहाँ पे भी आपको गणतंत्रात्मक और साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन की प्रवृत्ति देखती है कि गांव के आम व्यक्ति, आम लोगों के द्वारा शासन प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। राजा का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता था। तो ये वो सारी पद्धति हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत एक महत्वपूर्ण और मजबूत होती है, जिसके बीज जो देखने को मिलते हैं वो हमारे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक धरोहरों में, ऐतिहासिक विचारों में देखने को मिलता है। तो ऋग्वैदिक समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये था। अब हम इसी समय आर्थिक संरचना के स्तर पे उत्तर वैदिक काल का भी हम अध्ययन करेंगे कि उसमें कैसी व्यवस्था थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सुधार देखने को मिलता है कि पशुपालन छोड़ के ये लोग कृषि की ओर ज़्यादा उन्मुख होते हैं। तो आपने देखा हड़प्पावासी कृषि पे ज़्यादा बल देते थे, साथ ही साथ ऋग्वैदिक काल में कृषि का पतन देखने को मिला, पशुपालन का विकास देखने को मिला। लेकिन जब हम ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हमें कृषि का विकास पुनः देखने को मिलता है, और यहाँ पे कृषि इनका प्रमुख पेशा हो गया, और उत्पादन अधिशेष पर बल देना इन्होंने शुरू किया, जो कि ऋग्वैदिक काल में नहीं था। केवल उत्पादन अपने भरण पोषण के लिए होता था, निर्वाह मूलक होता था, अधिशेष नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अधिशेष पर बल दिया ताकि उत्पादन को अधिक से अधिक निर्यात भी किया जाए और अपने सामाजिक स्थितियों को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, सामाजिक स्थितियों को सही किया जाए, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं का पैदावार करते थे, जौ का,
चावल का, तो चावल को व्रीहि शब्द कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि व्रीहि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या निम्नलिखित में से किस युग का है। उत्तर वैदिक काल का है, चावल से संबंधित है, तो इन तीनों की खेती की जाती थी। अब बात आती है कि परिवर्तन के क्या कारण थे। अब यहाँ से कृषि के द्वारा क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला परिवर्तन कि कृषि उपज से भूमि स्वामित्व की अवधारणा पहली बार आई। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब आप कहेंगे कि आज आप देखते हैं कि भाई मेरे पिताजी के पास इतनी ज़मीन है या मेरे ख़ानदान में इतनी ज़मीन है, तो ये ज़मीन का जो कॉन्सेप्ट है या मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, मैं इस ज़मीन का वारिस हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट आया ये हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। क्योंकि जब किसान के द्वारा यह कहा गया कि भाई इस पर्टिकुलर एरिए पे या इस पर्टिकुलर क्षेत्र पे मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ और यहाँ पे धान गेहूँ चावल जो भी फसल उगा रहा हूँ इसमें अपने परिवार के साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये मेरा है। ये तो हो गया किसान ए। और वहीं किसान बी है जिसने क्या कहा कि ठीक है भाई तुम्हारा ये ए रहेगा, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये मेरा है क्योंकि मैंने इसमें मेहनत की है। यानी अब यहाँ पर भूमि को एक अधिकार के रूप में, भूमि को एक संपत्ति के रूप में देखने का प्रमाण मिलता है। इससे पहले भूमि सार्वजनिक थी, कबीलाई समुदाय था। कबीलाई समाज में क्या होता है कि एक सरदार होता है जो पूरे समाज का शासन करता है, पूरी भूमि का मालिक होता है। कोई भी व्यक्ति भूमि का मालिक नहीं होता है केवल शासन व्यवस्था में, राजा या सम्राट या सरदार को छोड़ के। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पहली बार भूमि स्वामित्व की अवधारणा दिखी कि जो व्यक्ति जमीन में अपनी मेहनत लगाएगा, जमीन में पैदावार करेगा, वो जमीन उसकी हो गई, ये अवधारणा दिखी। वहीं आर्य लोग लोहे से परिचित थे, लोहे के ज्ञान से परिचित थे और ये लोहा इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा आगे चल के कि लोहे से क्रांति आएगी। इसीलिए हम लोग महाजनपद काल को क्रांति का काल भी कहते हैं। आगे समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में। आप कहोगे सर धातु तो हमें तांबा भी मिली थी, सोना भी था, चांदी भी था, कांसा भी था, टिन भी था, तब आपने इतना फोकस नहीं किया, लोहे पे इतना क्यों फोकस हो रहा है। तो दोस्तों आगे हम लोग समझेंगे कि लोहे की उपयोगिता क्या है। अभी हम लोग यहाँ पे ही समझते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसीलिए उत्तर वैदिक काल संक्रमण काल के रूप में माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में एवं महाजनपद काल में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन होने लगते हैं इन दोनों कारणों से। क्योंकि कृषि उपज से जब भूमि स्वामित्व की अवधारणा का विकास हुआ, जिसका स्वरूप हमें महाजनपद काल में देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म के साथ साथ मगध का जो विकास होता है वहाँ देखने को मिलता है, और लोहे के ज्ञान होने की वजह से लोहे के हथियार बनने शुरू हुए, लोहे के जो है कि खंजर बनने शुरू हुए, लोहे के कृषि उपकरणों के माध्यम से कृषि का विकास होने लगा। और लोहे से ही राजा या क्षत्रिय वर्ग की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि तलवार, धनुष या जो है कि आपका बाण हो गया, जितने भी शस्त्र बनते थे, हथियार बनते थे, वो सब लोहे के बनने लगे, जिससे उसमें मजबूती आई और क्षत्रिय वर्ग का उत्थान होना शुरू हुआ। इसीलिए महाजनपद काल में आप देखोगे कि मगध जैसे जो है कि महान साम्राज्य का उदय हुआ। दक्षिण भारत में आप देखोगे कि मगध के जो कि समानांतर जो साम्राज्य थे उनका उत्थान होना शुरू हुआ, अवंती का होने लगा। तो इस तरीके से जो 16 महाजनपद थे, इनमें छोटे छोटे जो राजा थे वो एक महान राजा के रूप में परिवर्तित होने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास लोहे जैसी एक शक्ति प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने एक मजबूत हथियार बनाए, मजबूत सेना खड़ी की और अपने पड़ोसी क्षेत्रों को दबा कुचल के जीत लिया, अपने में मिला लिया। मगध के द्वारा बहुत सारा काम किया गया, चाहे आप बिंदुसार को पढ़ोगे और आप अजातशत्रु को पढ़ोगे, मगध के जो है कि मौर्य वंश को पढ़ोगे, शुंग वंश की कहानी पढ़ोगे, हम लोग सभी कुछ आगे पढ़ेंगे तो लोहे की उपयोगिता आपको समझ में आएगी। फिर हम बात करेंगे पशुपालन की। तो पशुपालन में कोई विशेष अंतर नहीं देखने को मिला, जैसा ऋग्वैदिक काल में चल रहा था वैसे ही निरंतरता बनी हुई थी। शिल्प उद्योग यहाँ पर भी सीमित थे, वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, व्यापार यहाँ पर भी सीमित थे। तो जो प्रमुख अंतर देखने को मिला वो केवल और केवल कृषि में देखने को मिला, और कृषि में भी उपज से भूमि स्वामित्व की अवधारणा पैदा हुई, और साथ ही साथ लोहे के ज्ञान से आगे के जो राजा महाराजा थे, जो महाजनपद काल में लोग रहते थे, उन्होंने अपनी शक्तियों का विस्तार करना शुरू कर दिया। चलिए आगे देख लेते हैं, हम इसके बारे में और समझते हैं। अब इसी समय हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ही युग की राजनीतिक संरचना को समझेंगे।
आर्थिक संरचना में तो आपने देख लिया कि कहाँ पे आर्थिक संरचना में कृषि पीछे है, कहाँ पे पशुपालन को आगे रखा गया है। कृषि का विकास जब हुआ उत्तर वैदिक काल में तो क्या मुख्य परिवर्तन दिखे, भूमि स्वामित्व की अवधारणा आई, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब हम राजनीतिक संरचना पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल की, उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल की भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसको हम लोग। देखिए, राजनीतिक संरचना में सबसे पहले हम राजा को देखेंगे, क्योंकि किसी भी राज्य या किसी भी काल में सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति को राजा कहा जाता है। उस राजा की नियुक्ति कैसे होती है, उस राजा के पास शक्तियाँ कैसे होती हैं, उस राजा का चयन कैसे होता है, ये बातें सबसे इम्पॉर्टेंट। तो जैसे कि आप देखेंगे कि राजा की बात करेंगे जब ऋग्वैदिक पीरियड में, तो ये कबीले का प्रमुख होता था। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वैदिक समाज कबीलाई समाज था, और कबीला में एक सरदार होता है जिसका आदेश सभी को मानना पड़ता है। तो उसी सरदार को राजा मान लिया जाता था, और राजा को जनस्य गोप कहा जाता था। यह वर्ड ध्यान दीजिएगा, यह शब्द पूछा जा सकता है कि जनस्य गोप किससे संबंधित है। जन मतलब हो गया जनता, और जो जनता का ध्यान रखता है उसी को जो है कि उसका राजा माना जाता है। इसका प्रमुख कर्तव्य क्या था कि अपने कबीले की सुरक्षा करना और युद्ध में नेतृत्व करना। इसीलिए कहा जाता है, जब आप हिस्टोरिकल मूवीज़ देखेंगे तो जो राजा होते हैं उनको हमेशा युद्ध में सबसे आगे खड़ा किया जाता है। अगर राजा ही सबसे पीछे होगा दोस्तों, तो प्रजा और जो सेना होगी वो तो वैसे ही अपना मनोबल खो चुकी होगी। लेकिन जब उन्हें लगता है कि हमारा राजा, हमारा सरदार सबसे आगे है, तो हमें भी इसके लिए अपनी बलों जो बलिदान है या अपनी मृत्यु की आहुति का बलिदान दे देना है, लेकिन अपने राजा के साथ खड़े रहना है। ये आप एक मूवी है 300 BC जो है कि आप लोग जरूर देखिएगा, और एक मूवी है स्पार्टा एथेंस की लड़ाई पर है 300 के नाम से, ये आप उसे देखिएगा। उसमें बताया जाता है कि राजा और राजा के पीछे खड़ी सेना का मनोबल कैसे होता है। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग देखिएगा 300। आगे देखते हैं। शासन यहाँ पे राजतंत्रात्मक था, किंतु राजा का निर्वाचन होता था। अब देखिए, दोनों ही व्यवस्था देखने को मिल रही है हमें। राजा का निर्वाचन जहाँ पे होगा वो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हमारे भारत के राजा कौन है? राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जनता के द्वारा होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे होता है। इसीलिए हम उन्हें गणतांत्रिक राजतंत्र गणतांत्रिक व्यवस्था मानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था मानते हैं। तो राजा का निर्वाचन होने का मतलब डेमोक्रेसी तो वहाँ मौजूद थी, लेकिन वो राजा राजतंत्रात्मक माना जाएगा, यानी शासन केवल एक राजा के द्वारा चलाया जाएगा, न कि पूरी शासन व्यवस्था या कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं थी, केवल राजा का आदेश ही होता था। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि राजा का पुत्र राजा बनता था, लेकिन इसको जो वैधता दी जाती थी वो इलेक्शन के द्वारा दी जाती थी, अर्थात निर्वाचन के द्वारा इसके पुत्र को राजा बनाने की वैधता दे दी जाती। ये भी एक राजतंत्रात्मक का ही प्रमुख गुण है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये गुण हो गया। वहीं बात करेंगे कि नौकरशाही की देखेंगे। ब्यूरोक्रेट्स क्या होते थे? तो रक्त संबंध युक्त होते थे, यानी राजा सामान्यतः अपने ही राजसी परिवारों में से, जैसे आप मुगल पीरियड में देखेंगे, सल्तनत काल में देखेंगे, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, या अलाउद्दीन खिलजी हो, या इल्तुतमिश हो, इन्होंने बड़े बड़े ओहदों पर किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं बल्कि अपने पारिवारिक सदस्यों को ही बैठाया था। इसीलिए आप इनको भी देख सकते हैं, नौकरशाही में रक्त संबंध युक्त थे, यानी राजा अपने पत्नी को या अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को ही बड़े बड़े पद पर बैठाता था। और गुप्तचर भी यहाँ पर होते थे, जिनको स्पष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्पष्ट। और यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रतिनिधि संस्थाएं हुआ करती थीं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रतिनिधि संस्थाएं, जिसमें एक होती थी सभा और एक होती थी समिति। तो जरा हम पढ़ लेते हैं, सभा समिति, और एक होती थी विदत। तो अभी हम देखते हैं सभा क्या होती थी। इसमें वृद्ध लोग रहते थे, यानी कि जो बुजुर्ग होते थे, और अनुभवी लोगों की संस्था थी। अब एक बच्चे के सामने अगर आप एक वृद्ध को खड़ा करेंगे तो कौन अनुभवी होगा? कोई भी देख के कह देगा कि भाई जो बूढ़ा आदमी है उसने समाज की हर परिस्थिति को देखा है, उम्र के हर पड़ाव को देखा है, दुनिया के हर नज़रिए को देखा है, तो अनुभवी तो बूढ़ा व्यक्ति होगा, बच्चा तो अभी नया है। तो इसीलिए जो अनुभवी लोग थे वही वृद्ध थे, और यही न्यायिक कार्य से संबंधित थे, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग थे वही न्याय करने का कार्य करते थे, अर्थात सभा के लोग न्याय करते थे। तो आज हम वर्तमान में इसको राज्यसभा के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा भी क्या मानी जाती है? जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इंग्लैंड में एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है। लॉर्ड्स सर्वोच्च न्यायिक संस्था मानी जाती है इंग्लैंड में, जिसमें यह माना जाता है कि पदाधिकारी जो होते हैं वो सामान्यतः रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, या जो है कि पोप भी होते हैं चर्च के, या फिर जो है कि बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको समाज का एक बहुत अनुभव होता है। इसीलिए भारत में भी जो राज्यसभा है उसको क्या माना जाता है?
राज्यसभा में भी बुजुर्ग लोग जाते हैं। बुजुर्ग कैसे? अब आप कहोगे सर इसमें कौन से बूढ़े जाते हैं? तो आप ये देख लीजिएगा कि लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें केवल 25 साल की उम्र चाहिए होती है, जबकि राज्यसभा की बात करेंगे तो उसमें 30 साल की उम्र चाहिए होती है। तो आखिर लोकसभा से ज़्यादा सीनियर है कि नहीं है राज्यसभा? तो भाई यहाँ पे बुजुर्ग लोग जाते हैं। इसी तरीके से सभा का कंपैरिजन हमने किससे कर दिया? राज्यसभा से किया। अब हम बात करेंगे समिति की, तो इसमें राजा का निर्वाचन होता है और राजा का निर्वाचन कबीले के सभी लोग जिसमें शामिल होते हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर बताया कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो थी लेकिन राजा का निर्वाचन भी होता है। और यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय और वाद विवाद निम्न सदन के समरूप थी, यानी इस समिति में क्या होता है, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, वाद विवाद किए जाते हैं। जैसे लोकसभा, भारत में लोकसभा निम्न सदन है जहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है, वहाँ पे नियम बनाए जाते हैं, अध्यादेश लाया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है। तो यही सारे काम समिति भी करती है जो कि वर्तमान की लोकसभा की तरह है। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि सभा और समिति में फीमेल्स यानी महिलाएं भी शामिल रहती थी। और अथर्ववेद में तो ऐसा माना गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक विदत होती थी जो आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, जो उत्तर वैदिक काल में जाके समाप्त हो जाएगी। इसी से सभा और समिति का विकास हुआ, यानी कि सबसे पुरानी जो संस्था थी वो विदत थी और उसी विदत से आपकी सभा भी पैदा हुई है और समिति भी पैदा हुई है। और यहाँ पे सैनिक असैनिक कार्यों से मुख्य रूप से जुड़ी हुई थी। प्रतिनिधि संस्था के कारण राजा यहाँ पे निरंकुश नहीं रह पाते थे, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान में प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति अपनी मंत्रिपरिषद के साथ सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, इसी तरीके से प्रतिनिधि सभा होने की वजह से राजा कैसा था? निरंकुश नहीं था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी लेकिन राजा का चयन होता था, राजा के ऊपर समिति और सभा का नियंत्रण होता था, विदत का नियंत्रण होता था। इसीलिए राजा कभी भी अपनी मनमानी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था, अर्थात राजा निरंकुश नहीं होता था। अब आपसे स्टेटमेंट दे देगा ऋग्वैदिक युग का राजा निरंकुश होता था, तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि वहाँ पे सभा भी थी, समिति भी थी, विदत भी थी, जो उनके निर्वाचन के साथ साथ उनकी कार्य पद्धति, उनके नियमों पर नियंत्रण रखती थी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसमें परिवार या कुल होता था, एक विष होता था, फिर जन होता था जो कि सर्वोच्च इकाई होती थी, और इन तीनों को ही मिला के ग्राम बनाया जाता था। और ग्राम से फिर जब जनपद का निर्माण हुआ तो यही आगे चल के महाजनपद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ खास नेता बताने के लिए अब हम इसी तरीके से कंपैरिजन करेंगे उत्तर वैदिक काल में। देखिए, देखने से तो लगेगा आपको कि सर ये काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस है, काफ़ी आप समय ले रहे हैं बताने में, लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान दीजिएगा, समय भले लग जाए लेकिन आप एक बार अगर ढंग से पढ़ लेंगे, ढंग से जो है कि नोट्स को अगर आप समझ लेंगे, तो आई थिंक दोबारा आपको कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। फिर चाहे वो यूपी पीसीएस दे रहे हो या बिहार पीसीएस दे रहे हो या फिर आप यूपी आरओ यारो दे रहे हो, आप पर एक बार बस बेसिक तरीके से आप समझ लीजिए। फिर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे या जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका रोल बहुत अधिक दिखेगा। और इसी तरीके से दोस्तों यही नहीं, हम लोग जब साइंस पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, इन्वायरमेंट पढ़ रहे होंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे इन सब चीज़ों को। अब देखते हैं उत्तर वैदिक समाज की जो राजनीतिक संरचना क्या थी। तो यहाँ पे राजा की पावर बढ़ने लगती है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि लोहे के प्रयोग से युद्ध अस्त्रों का निर्माण होने लगा और कृषि क्षेत्र का विस्तार होने लगा। कैसे? क्योंकि कृषि जो कभी पत्थर के हल से निर्मित होती थी, लकड़ी के हल से निर्मित होती थी, अब उन हलों को बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाने लगा? लोहे के फर, यानी लोहे का प्रयोग किया जाने लगा, जो एक बार बनने के बाद 5 साल 6 साल आराम से काम करते थे। तो इसलिए वो लोहे खराब नहीं होते थे, जिससे प्रोडक्शन अधिक होने लगा। अधिक गहराई तक मिट्टी को खोदा जाने लगा, जिससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता थी वो पौधों को आसानी से मिली और पौधों में उत्पादकता बढ़ी, प्रोडक्शन अधिक हुआ, अधिशेष बढ़ने लगा। लकड़ी से आप कितना खोद सकते थे खेती करते समय, लेकिन लोहे से ज़्यादा गहराई तक। और लोहे से युद्ध अस्त्रों का जब निर्माण होने लगा तो कहीं ना कहीं पड़ोसी राजाओं को दबाना या उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेने से जो राजा था उसकी पावर बढ़ने लगी और वो निरंकुश होता चला गया, वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा। तो ये उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा। भूमि, क्षेत्र और प्रदेश का प्रमुख होने लगा विस्तार रूप से। लोहे के प्रयोग से कृषि का उत्पादन बढ़ा, जिससे राजा को टैक्स की प्राप्ति होने लगी। और कितना होता था? लगभग उत्पादन का 1/16। अब जब राजा को टैक्स की प्राप्ति हो रही है, राजा को पैसे मिल रहे हैं, तो वो अपनी क्या करेगा? सेना खरीदेगा, अपनी सेना रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर उस सेना का प्रयोग युद्ध में करेगा।
लेकिन सेना को भी तो पैसे देने के लिए राजा के पास क्या हुआ, कृषि से प्रोडक्शन मिलने लगा, कृषि से टैक्स मिलने लगा। तो ये है लोहे का प्रयोग। आप जो कह रहे थे कि सर लोहे के प्रयोग से क्या ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, तो यही है क्रांतिकारी परिवर्तन। और पहली बार राजत्व की अवधारणा एवं दैवीय राजत्व सिद्धांत का विकास हुआ, जो हम लोग आगे बलबन का पढ़ते हैं राजत्व सिद्धांत। लेकिन उससे पहले ऋग वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में हमें राजत्व की अवधारणा देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर राजा अपने आप को देवताओं का प्रतिनिधि के रूप में बताता है कि मैं देवताओं की परछाई हूँ, देवताओं ने मुझे चुना है आपके ऊपर शासन करने के लिए। अगर आप मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ईश्वर की आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं। सर्वप्रथम इसका उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। अब राजपद के साथ कुछ यज्ञ भी जुड़ गए, यानी राजाओं ने अपनी जो पद था उसकी स्थापना के लिए या उसको वैधानिकता देने के लिए 3 प्रकार के अलग अलग यज्ञ करने शुरू कर दिए। जैसे राजसूय यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, वाजपेय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ा जाता था। जैसे आपने श्री राम के और लवकुश के बीच के अश्वमेध यज्ञ की कहानी सुनी होगी कि जिन क्षेत्रों से होकर घोड़ा जाएगा उन क्षेत्रों की प्रजा और वहाँ के राजाओं को उस घोड़े का जो है कि सम्मान करना होगा और वो सारा क्षेत्र एक राजा के अधीन हो जाएगा। लेकिन जिस क्षेत्र में घोड़े को पकड़ लिया जाएगा या मान लिया जाएगा कि वहाँ की प्रजा या वहाँ का जो राजा है वो घोड़े के मतलब घोड़े को जो है कि अस्वीकार करता है और जो प्रमुख राजा है उसके अंतर्गत अपनी स्वाधीनता नहीं देता है। राजसूयों के जब राजा बनता था तो राजा अपने जो पद आसन था, यानी कि जब पदासीन होता था यानी उत्तराधिकारी बनता था, तो एक राजसूय यज्ञ कराता था और उससे उसकी वैधता मिलती थी। तो ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे और दैवी सिद्धांत हमें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। यहाँ नौकरशाही कैसी थी, तो अभी भी रक्त संबंधी थे। सेनानी और पुरोहित जो कि प्रमुख पद हुआ करते थे अपने रक्त संबंधों को दिया जाता था। प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में जब विदत पूरी तरीके से लुप्त हो गई, सभा और समिति जब महत्वहीन हो गई, तो कहीं ना कहीं राजा की पावर बढ़ने लगेगी और राजा कैसा हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। क्योंकि यही निरंकुशता रोकने के लिए ऋग्वैदिक पीरियड में क्या किया जाता था, समिति का प्रयोग था, सभा का प्रयोग था, विदत का प्रयोग था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा लगातार लोहे के प्रयोग से जब युद्ध अस्त्र बनने लगे तो उनसे युद्ध लड़ लड़ के अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहा था, तो राजा का विकास ज़्यादा हुआ, राजा का जो है कि पावर बढ़ने लगी। तो राजा ने विदत और जो सभा जैसी समितियां थीं इन सब का क्या किया, त्याग कर दिया, या इनमें जो बैठने वाली समिति थी या वृद्ध और बुजुर्ग लोग थे इनको त्याग दिया। कहा कि मैं कोई सभा समिति को नहीं मानता, मैं अपनी दम पर अपनी सेना के बल पे मैं पड़ोसी क्षेत्रों को जीत के ला रहा हूँ, टैक्स प्राप्त कर रहा हूँ, उत्पादन का जो है कि मुझे 1/16 हिस्सा प्राप्त हो रहा है। तो मैं अपने समाज का अगर विकास कर रहा हूँ तो अपने दम पे कर रहा हूँ, तो फिर मैं सभा और समिति को क्यों समझूंगा, मैं सभा समिति के प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ, सभा समिति को समाप्त कर दो। तो ये जो प्रवृत्ति देखने को मिली, इसलिए उत्तर वैदिक काल का राजा कैसा हो गया, निरंकुश हो गया। और प्रशासनिक इकाई क्या थी, वही थी ग्राम, फिर ग्राम से मिलकर विश्व और विश्व से मिलकर जनपद, और जनपद ही सर्वोच्च इकाई थी जो आगे चल के महाजनपद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज तो हमने बस इतना सा ही पढ़ा है इसको, और कल हम पढ़ेंगे इसकी सामाजिक संरचना जो कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों की रहेगी, जहाँ से प्रश्न आपका बनता है। यूपी आरओ पीसीएस के मेंस तक में प्रश्न सीधे बन जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। वीडियो कैसी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।